इलेक्ट्रो अगर वर्ड लें तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैट, स्टैट दैट मीन्स स्टेशनरी, मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्ज इन रेस्ट। एक्चुअली में सभी चीजें चार्जेस से मिलकर बनी है। चार्जेस क्या है? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होता है। इनको हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहते हैं। तो अगर माइन्यूट पार्टिकल्स मास पार्टिकल्स होते तो इनके बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में ह्यूज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है। तो चार्जेस आर द स्मॉल पार्टिकल्स, उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रहे हैं सो दैट उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सप्लेन कर सके। जैसे लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन हो जाएगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ जो अट्रैक्शन है या अमाउंट ऑफ रिपल्सन है उसके लिए हम चार्ज वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बाद में लैबोरेटरिकली कंफर्म करेंगे। मिनिमम चार्ज वैल्यू जो असाइन कर सकते हैं इन पर, दैट इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है -1 नी। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज +1 नी। अगर दो प्रोटॉन्स आएंगे तो रिपेल करेंगे। अगर उनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वही कूलाम्स लॉ में हम कैलकुलेट करते हैं। अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो एवरीथिंग ऑफ everything of material or everything of our universe is made up from the minute particles having a strong attraction and repulsion. They are called the charges having the plus and minus sign. Minimum value जो चार्ज की हम ले सकते हैं that is the 1 नी। किसी भी अदर बॉडी पर जब चार्ज की हम बात करेंगे तो दैट चार्ज विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा, इस मिनिमम असाइंड वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, दैट इज 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज टू बी रिटन एज एन। अब ये जो एन है, दीज आर द नंबर ऑफ एक्सेस आर डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेस और डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? कोई भी एटम जब कंपोज होता है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन्स पे है। तो प्रोटॉन्स का नंबर कितना होता है? जेड अगर देखें तो जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो एक प्रोटॉन पर चार्ज 1 का, तो जेड प्रोटॉन्स पर चार्ज जो होगा वो +ZE का हो जाएगा। इतना न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब डिफरेंट ऑर्बिट्स में जब आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसिडरेशन, तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट के जोड़ बटोर के आएंगे उन पर जो चार्ज असाइन होगा वो -ZE हो जाएगा। जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही टोटल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे ऑर्बिट में। तो टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -Z/E। So an atom or molecule or element or compound is electrically neutral. Electrically neutral means there are no net charge on them. जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का आएगा। नेट चार्ज ऑन एटम विल बी द 0। ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है। ऐसे एटम्स अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करेंगे। अब किसी वजह से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने लगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने लगे तो उस केस में जो डिफरेंस क्रिएट होगा चार्जेस का, दैट विल बी द एन। जैसे मान लेते हैं मैं कहता सोडियम, तो सोडियम हो गया 11Na23। ये बता रहा है 11 प्रोटॉन्स आर अवेलेबल एंड ये बता रहा है 11 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। अब किसी वजह से हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, क्योंकि न्यूक्लियस में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं चेंज कर सकते। प्रोटॉन गॉड गिफ्टेड है। प्रोटॉन का कलेक्शन जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस के रूल के अकॉर्डिंगली हो रहा है, वो हम नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स है, अकॉर्डिंगली वेराइटी काइंड्स ऑफ एलिमेंट फिक्स है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज असाइन होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए से 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 11 प्रोटॉन से जब काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज काउंटर बैलेंस नहीं होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी द -1 नी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर कर ले तो
13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, में 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन विल मैनेज द 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज मैनेज नहीं होगा, तो -2e। यानी n इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस हो जाए, तो n इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस हो जाए, तो जितने प्रोटॉन से मैनेज हो पाए, जितने एक्स्ट्रा हैं उनकी वजह से जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -ne। मीन्स व्हेन अ बॉडी स्टार्ट टू टेक द इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी के लिए एंड कंपाउंड मेकिंग के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट में दो केस बनेंगे, या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर n आर द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी पर जो चार्ज आएगा दैट विल बी द -ne, where n number of excess electron and E stands for quanta of charge having the value 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे Na, जैसे हम Cl- कहते हैं, Cl- कब कहते हैं, जब क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ऑक्टेट फॉर्मेशन के लिए। तो क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1e का। इसी तरह कोई अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -3e, n इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो -ne। यानी किसी बॉडी पर जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज असाइन हो सकता है दैट विल बी द -n into e। इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं तो पर इलेक्ट्रॉन के हटने से एक प्रोटॉन मैनेज नहीं होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा तो +1e, 2 इलेक्ट्रॉन हटे तो +2e, 3 हटे तो +3। नाउ n इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, n इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, तो बॉडी पर जो टोटल चार्ज असाइन होगा दैट विल बी द +ne। मींस जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो बॉडी इज सेड टू बी द नेगेटिवली चार्ज, और चार्ज वैल्यू असाइन होती है -n into e। जब इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होने लगते हैं, किसी वजह से हटने लगते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे उतने का पॉजिटिव चार्ज हम बॉडी को देंगे, दैट इज कॉल्ड बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है किसी भी बॉडी पर जो चार्ज असाइन होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा जो किसी मटेरियल पर एक्सेस है या डिफिशियंट है। एक्सेस है तो इनको नेगेटिव साइन दे देंगे, डिफिशियंट है तो इनको पॉजिटिव साइन दे देंगे। इसका मतलब है किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वो +-ne होता है। प्लस का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सेस या डिफिशियंट हुए, और ई की जो वैल्यू है दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, जिसको हम लैब से ढूंढ सकते हैं, और ये है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। वेट अ मिनट, साइन होना है वो चार्ज हम नंबर ऑफ एक्सेस या नंबर ऑफ डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन से पाएंगे। यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट बढ़ रहे हैं तो मास ऑफ द बॉडी चेंज हो रहा है? आंसर है यस। अलग बात है कि हम प्रैक्टिकली नहीं लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में तो अगर पूछ रहा है तो हाँ या ना तो लिखेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जाएंगे तो नहीं लिखेंगे। जैसे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मास बढ़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं तो मास घट रहा है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे अपना मास लेके चले जाएंगे। तो हमने अभी देखा कि व्हाट आर द चार्जेस। चार्ज माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जिनसे मटेरियल्स बनता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है। इस अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए उनको साइन दे दिए। लाइक चार्जेस के लिए रिपल्सन आएगा, अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्शन आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं चार्जेस के बीच फोर्स की, तो उसके लिए चार्ज को मिनिमम वैल्यू दी गई। दिस मिनिमम वैल्यू वाज द 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। दो तरह के चार्ज अभी फिलहाल हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज है। इंटीग्रल मल्टीपल मींस 0, 1, 2, 3, 4 मींस फ्रैक्शनल चार्जेस सर्वाइव नहीं करते हैं, या 1 या 2, 1.5, पौने 2, 3.5, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ किसी भी एटम को अगर हम देखें या एलिमेंट को, तो उसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है। अकॉर्डिंगली नेट चार्ज ऑन देम विल बी द 0। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। लेकिन किसी वजह से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज डिक्रीज होने लगे तो बॉडी इज सेड टू बी द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हट रहे हैं, और नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब
अगर किसी भी बॉडी पर हम चार्ज देखने जाएंगे तो विल बी द आइदर प्लस Ne और माइनस Ne। इससे पता चलता रहेगा कि बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब आइए, ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स थे जो जिनको हमने चार्ज कहा, इनके पास मास भी है, इनके पास चार्ज भी है। इस मास और चार्ज की वजह से ये मटेरियल को कंपोज कर रहे हैं। इन स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स को जिससे हमारा स्पेस बना है, इनको क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स, बहुत सारे क्वार्क्स हैं, हमें सिर्फ दो क्वार्क्स जानने हैं। एक का नाम है यू, पूरा नाम है अप, और दूसरे का नाम है डाउन, डी। तो अप को यू कहते हैं, डाउन को डी कहते हैं। अप पर जब चार्ज निकाला गया बाय लैब तो +2/3 आया। डाउन पे जब चार्ज निकाला गया तो -1/3 आया। तो ये तो फ्रैक्शनल चार्ज हो गए। अलग बात है कि ये एटॉमिक स्टेट है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनको आप स्पेस में ले आएंगे तो आप देखेंगे ओ जो होगा ऑक्सीजन O2 बन जाएगा, जो नाइट्रोजन होगा वो N2 गैस बन जाएगा। मतलब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली वो कंपोज होना शुरू होंगे, स्टेबल स्ट्रक्चर गेन करेंगे, आप उनको वहां पे एटम कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट, तो अगर हम एटॉमिक स्टेट की बात करें तो वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, वो ग्रुप टुगेदर होकर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में जाएंगे, देन सर्वाइव करेंगे। तो ये एटॉमिक स्टेट है, ये सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। थ्योरेटिकली माइन्यूट चार्जेस जो है उनको अप एंड डाउन कहते हैं। इन पे चार्ज 2/3 आपी, -1/3 आपी होता है। फ्रैक्शनल चार्ज है, फ्रैक्शनल चार्ज कुछ होते नहीं है। अब इनकी ग्रुपिंग शुरू होती है, इनकी ग्रुपिंग से बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज को असाइन करके हम उनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स, में अप एंड डाउन आर द मेजर टाइप। चार्ज है +2/3e, -1/3e। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो हैविंग द क्वार्क्स UU एंड D, UU एंड D, ये हो जाएगा प्रोटॉन। एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो दैट इज द UDD, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। एंड अगर हम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की तो बात हो गई। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर होता है कोई क्वार्क नहीं, स्ट्रक्चरलेस है। इस पे चार्ज +1e का है, इस पे चार्ज 0e का है, एंड इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर -1e का है। अगर आप अप एंड डाउन, अप पर चार्ज है 2/3e, 2/3e, 1/3e, ऐड करके देख लीजिए, आ जाएगा 1e। +2/3e, -1/3e, -1/3e, नेट चार्ज आ जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चरलेस है, अकॉर्डिंगली ये सबसे हल्का पार्टिकल है और इसको न्यूक्लियस में जगह नहीं मिली है। तो हमने क्वार्क्स के बारे में बताया आपको। हम लोगों को तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए रूल डिस्कस करने हैं, बट जो सबसे लास्ट पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के, स्ट्रक्चरलेस एंड द लीस्ट, इनको हम क्वार्क्स कहते हैं। अप एंड डाउन है, फ्रैक्शनल चार्ज कंटेन करते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वांटाइजेशन ये कहता है कि फ्रैक्शनल चार्ज सर्वाइव नहीं करेंगे, तो फिर इन पर तो फ्रैक्शनल चार्ज है, तो ये भी सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन इनका ग्रुप या तो प्रोटॉन बना लेगा, इनका ग्रुप या तो न्यूट्रॉन बना लेगा, और अभी और ग्रुप पता नहीं है। यानी ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं इन सच अ वे कि जब भी नेट चार्ज कंपोज होगा तो वो वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ही आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज आएगा। इस तरीके से क्वार्क्स से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम का फॉर्मेशन है। एटम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली कलेक्ट टुगेदर होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मैटर कंपोज करता है। तो इस तरीके से ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है। अब इनके बीच एक फोर्स है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल आर कूलम्ब्स फोर्स। इस इलेक्ट्रिकल या कूलम्ब्स फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द फार्मूला गिवन बाय द कूलम्ब अंडर द कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो कूलम्ब्स लॉ है या इलेक्ट्रिक है। मासेस के बीच जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल है। मैग्नेट के बीच जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक है। तो यहाँ अगर हम ये कहते कि वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, तो इन चार्जेस की ज्वाइनिंग लाइन पर या तो ये अट्रैक्ट होते या रिपेल होते। जैसे दोनों पॉजिटिव है तो एक को फिक्स कीजिए, इसको फिक्स कीजिए तो Q2 रिपेल होगा, अगर Q2 को फिक्स कीजिए तो Q1 रिपेल होगा। यानी ज्वाइनिंग लाइन पर फोर्स विल बी द अवे। अगर एक प्लस एक माइनस है, +Q1 -Q2, अगर हम दोनों के बीच फोर्स की डायरेक्शन जानना चाहते हैं, किसी एक को फ्री कर दीजिए। पहले मानिए दोनों होल्ड है, अभी फ्री कर दीजिए एक को। अगर हम -Q2 को फ्री करेंगे तो Q1 से अट्रैक्ट होगा,
दिस अगर हम Q1 को फ्री करेंगे तो वो Q2 से अट्रैक्ट होगा, दिस यानी अनलाइक है तो अट्रैक्टिंग है, तो ज्वाइनिंग लाइन पर फोर्सेस टुवर्ड ईच अदर है। अगर लाइक चार्जेस है तो ज्वाइनिंग लाइन पर ये फोर्सेस अवे फ्रॉम ईच अदर है। अब इनके बीच जो फोर्स है वो दो बार निकाला गया, एक बार ये कह के निकाला गया कि दे आर केप्ट इन एयर। ऐसा क्यों कहा गया दे आर केप्ट इन एयर? एक्चुअली में ये तो कंपोज है टू मेक द मटेरियल, तो इनको तोड़ के हमें बाहर लाना पड़ेगा अपने मीडियम में और रख के स्टडी करना पड़ेगा, तो फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी। और जब ये कंपोज होंगे टू मेक द मटेरियल और वहां इनके बीच हम फोर्स निकालने जाएंगे तो वो फोर्स की वैल्यू कम आएगी। यानी कि जब चार्ज कंपोज हो जाते हैं टू मेक अ बॉडी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और जब ये फ्री होते हैं तो इनके बीच फोर्स मैक्स आता है। तो चार्जेस इन फ्री यानी कि फ्री स्पेस यानी चार्जेस इन एयर, जब एयर में रखते हैं चार्जेस ऑफ वैल्यू Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच फोर्स को हम लिखते हैं बाय कूलम्ब लॉ। 1 अपान डेरिवेशन नहीं है, बस जानना है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम दो चार्जेस की वैल्यू और डिस्टेंस r रख दें तो कूलम्बियन फोर्स इससे निकल जाएगा, वेयर दिस स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि चार्जेस के बीच फ्री स्पेस है। मैं सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा है तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं। एक्चुअली में चार्जेस की सिर्फ स्ट्रेंथ ही डिसाइड नहीं करती उनका फोर्स कितना है, ये फैक्ट भी डिसाइड करता है कि चार्जेस के बीच मीडियम कैसा है। जैसे चार्जेस वाटर बनाने में यूज हो रहे हैं, चार्जेस पेपर बनाने में यूज हो रहे हैं, चार्जेस स्टोन बनाने में, विच काइंड ऑफ मटेरियल दे आर फार्मिंग। तो चार्ज दो तरह के मटेरियल बनाते हैं, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। तो अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज मूव करते हैं, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ नॉन कंडक्टिंग को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। डाई डेथ इलेक्ट्रिक मतलब मोमेंट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का मोमेंट अलाउड नहीं है। तो अभी तो इलेक्ट्रोस्टैट है, चार्ज को कलेक्ट टुगेदर करके ही तो मटेरियल बना रहे हैं, तो मूवमेंट क्यों अलाउ करेंगे? यानी कि कोई भी मटेरियल तब फॉर्म होता है जब चार्ज कंपोज होते हैं और रेस्ट में होते हैं। तो यहाँ अगर हम चार्जेस को एयर में रखें तो उस केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो बताता है चार्जेस के बीच एयर की अवेलेबिलिटी, और एयर की अवेलेबिलिटी से इनके बीच जो फोर्स वेरिएशन होगा वैल्यू है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब square Newton meter square. This is the value of permittivity of free space. Permittivity of free space tells about the interaction between the forces in air. तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज अ होल रिप्लेस कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ से। क्यों है ये? इसलिए है ये कांस्टेंट कि चार्जेस के बीच जो फोर्स आएगा वो उनके बीच में मटेरियल मीडियम कैसा है इस पे डिपेंडेंट होगा। तो मटेरियल मीडियम अगर एयर है तो कांस्टेंट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हैविंग द वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ में। जो एप्सिलॉन नॉट है अगर इसको डिस्कस करें तो ये एयर में रखे गए चार्जेस के इंटरेक्शन को डिसाइड करने वाला है। इसकी खुद की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। जब यही चार्ज Q1 Q2 एट अर्थ सेपरेशन पर रखे जाते हैं इन अ मीडिया, तो मीडिया को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। यानी जब चार्ज मटेरियल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तो वहां एक कांस्टेंट आता है की, इस की को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। मींस से इलेक्ट्रॉन या चार्ज एक्यूमुलेट होके कोई एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो उस एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडिया। और उन वहां जो चार्जेस को तोड़ के निकाल के एयर में ले जाएं और वहां रख दें तो उनके बीच कितना इंटरेक्शन होगा, कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अब इस चार्ज Q1 Q2 जो कि अर्थ सेपरेशन पर है, ये इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल वो फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ जो चार्जेस के बीच कूलम्बियन आएगा उस कूलम्बियन को लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर इन न्यूटन। मीन्स जब चार्ज कंपोज होंगे टू मेक अ मटेरियल तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ से रिप्लेस हो जाएगा और के की वैल्यू आपको डिफरेंट मटेरियल के लिए दी जाएगी। जैसे के की वैल्यू 1 दी जाए तो मतलब होता है चार्जेस आर इन एयर। के की वैल्यू अगर 2 दी जाए तो चार्जेस आर यूज टू मेक द ऑयल। अगर के की वैल्यू 3 दी जाए तो चार्जेस आर यूज्ड टू मेक अ पेपर। यानी जब चार्ज का कंपोजिशन शुरू होगा तो के की वैल्यू असाइन होगी। के की वैल्यू जितनी हाई होगी फोर्स उतना कम होगा, मटेरियल उतना स्टेबल होगा। तो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये याद नहीं करना है, ये तो ये वैल्यू देंगे क्योंकि लैब से आ रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात है, चार्ज को एयर में रखते हैं तो ये फार्मूला लगाते हैं, और चार्ज कंपोज टू मेक अ मटेरियल है तो ये फार्मूला लगाते हैं। में के की वैल्यू ये अलग से देते हैं, कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में चार्जेस के लिए के की वैल्यू 81 लेनी पड़ती है। 81 का मतलब जब के 81 रख देंगे यहाँ पे, के यहाँ 1 रखते तो ये फोर्स चार्जेस इन एयर का होता, के इक्वल टू 2 रख देते तो इन चार्जेस के बीच फोर्स जब वो ऑयल फॉर्मेशन में है के की वैल्यू 3 रख देते, तो चार्जेस के बीच फोर्स जब वो पेपर फॉर्मेशन में है के की वैल्यू 81 रख देते, तो वही चार्जेस के बीच फोर्स, यानी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए फोर्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आनी है इन बिटवीन द चार्जेस। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कांस्टेंट डिफाइन किया गया है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिख रहा है कि चार्ज जब कंपोज होंगे टू मेक द मटेरियल तो ये वाला फोर्स आएगा, और जब फ्री होंगे तो ये वाला फोर्स आएगा। इस वाले फोर्स को एफ एयर कहते हैं। और क्या आ रहा है कि चार्ज जब कंपोज टू मेक अ मटेरियल है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जा रही है। अरे के से डिवाइड हो जा रहा है, एफ एयर को के से डिवाइड कर रहा है तो एफ मीडियम नहीं आ जाएगा। यही तो के अगर रोक लें तो बाकी का तो एफ एयर है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे चार्जेस कंपोज होते हैं टू मेक द मटेरियल वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। दिस एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर बाई के। मीन्स फोर्सेस, अगर चार्ज के बीच फोर्सेस एयर में पता है तो निकाल लीजिए। अब जिस मटेरियल मीडियम में चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताया गया है तो उसको उठा के यहाँ रख लीजिए। रखते ही आपको फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इन द मटेरियल मीडियम पता चलने लगेगा। तो हमने देख लिया कूलाम्स लॉ। क्या है कूलाम्स लॉ? चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं जिसकी वैल्यू को हम दो केस में निकालते हैं, व्हेन दे आर केप्ट इन एयर, व्हेन दे आर यूज्ड टू मेक द मटेरियल। व्हेन दे आर केप्ट इन एयर तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। व्हेन दे आर केप्ट इन मटेरियल मीडियम तो उस केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आता है, वेयर के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडिया। और इसकी वैल्यू हर बार चेंज होती है मटेरियल टू मटेरियल। अकॉर्डिंगली मटेरियल टू मटेरियल चार्जेस के बीच में फोर्स चेंज होता है, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच फोर्स कांस्टेंट नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन अगर हम रख दें एट अ फाइनाइट सेपरेशन तो के डिसाइड करेगा उनके बीच कूलाम्बियन फोर्स को। अलग अलग मटेरियल में के की वैल्यू अलग अलग आएगी। के की लीस्ट वैल्यू एयर के लिए होती है और हाईएस्ट वैल्यू के इक्वल टू इंफिनिटिव मेटल्स के लिए होती है। डेली लाइफ में वाटर का के सबसे ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 81। ये था कूलाम्स लॉ। दो प्रॉब्लम कूलाम्स लॉ पे पूछी जाती है तो वो दो प्रॉब्लम देख सकते हैं। एक को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट डिटर्मिनेशन और एक को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन। तो देखा जाए न्यूट्रल पॉइंट डिटर्मिनेशन क्या है। एक्चुअली में चार्जेस के लिए एक पॉइंट ऐसा आना है जिसके लिए जो अदर चार्ज है वो मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता है कि वी हैव टू प्रोटॉन्स, वी हैव टू प्रोटॉन्स, तो हमें पता है इन प्रोटॉन्स के बीच में इन प्रोटॉन्स पर चार्ज जो असाइन होगा +1v का होगा। से हमने 1 मीटर रखा हुआ है, ठीक है। हम इनके बीच कूलाम्बियन नहीं पूछ रहे। अगर हम इनके बीच कूलाम्बियन पूछ रहे तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R लगा देंगे। अगर कुछ नहीं देता है तो के को हम 1 मानते हैं। हम ये मानते हैं कि चार्जेस आर केप्ट इन एयर, उनको एयर में रखा गया है और अब उनके बीच हम फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज के देगा तो ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये लाइक चार्जेस हो गया +1v इनके बीच में, हम ये भी नहीं कह रहे बीचों बीच में, इनके बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा है कॉल्ड नल आर न्यूट्रल पॉइंट, जहां अगर हम किसी चार्ज को रख दें तो वो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मूव कर पाएगा? क्योंकि इस चार्ज पर अगर दोनों का अट्रैक्शन या दोनों का रिपल्सन काउंटर बैलेंस हो जाए तो वो हैंग हो जाएगा। तो न्यूट्रल या नल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर रखे गए कोई भी चार्ज वहां रखा जाए तो उस पर
नेट फोर्स 0 आएगा। जिस चार्ज को हम रखते हैं फॉर स्टडी उसको क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव +1, यानी कोई एक वैल्यू असाइन कर लीजिए, यूनिट वैल्यू असाइन कर लीजिए, पॉजिटिव साइन असाइन कर लीजिए, यानी एक चार्ज है जिसको हम कहीं भी रख के हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। समझ लीजिए प्रोटॉन टेस्ट चार्ज होता है। अब इन दोनों के बीच में अगर यहाँ हम एक प्रोटॉन रख दें तो ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा, उसी टाइम पर वो वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा। अगर इसका इस पर रिपल्सन और इसका इस पर रिपल्सन काउंटर बैलेंस हो जाए तो दिस पॉइंट इज सेड टू बी द नल आर न्यूट्रल पॉइंट। तो ऑब्वियसली काउंटर बैलेंस हो ही जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये आएगा हाफ एंड हाफ मीटर, लाइक है ना, तो जितना इधर से उतना इधर से, यानी इधर से अगर हम एक्स रख दें तो इधर से भी एक्स हो जाएगा। इनके इनके बीच का फोर्स इक्वल टू इनके इनके बीच का फोर्स। अगर ऐसा करेंगे तो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि एक्स कितना होगा। मान लेते हैं मैं कहता कि एक चार्ज है 4e +4e और एक चार्ज है +1e और मैं कहता दे आर 1 मीटर अपार्ट। अब मैं कहता कि सर्च द नल आर न्यूट्रल पॉइंट, तो आपको ऐसे करना होता से वी आर प्लेसिंग द क्यू नॉट हियर, क्यू नॉट +1e है, ये प्लस इस +1e को रिप्लेस करेगा अलोंग दिस, ठीक है, उसी टाइम पर रिपेल करेगा अलोंग दिस, उसी टाइम पर वो वाला +1e इस क्यू नॉट को, ये भी +1e रिपेल करेगा इधर। अब इनके इनके बीच का फोर्स दिस, इनके इनके बीच का फोर्स दिस अगर इक्वेट करा दें तो पता चल जाएगा कि वेयर दिस न्यूट्रल पॉइंट इज सर्वाइविंग। जैसे मान लेते हैं +4e से ये डिस्टेंस है x, तो इनके इनके बीच कोलम्बियन फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e क्यू नॉट अपान x²। और इनके बीच जब कोलम्बियन लिखने जाएंगे तो इनके और इनके बीच जो कोलम्बियन होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1e इंटू क्यू नॉट। साइन नहीं लेते हैं क्योंकि साइन से तो अट्रैक्शन रिपल्सन एक्सप्लेन होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं इंटू क्यू नॉट अपान, इधर से x है ये टोटल 1 है तो इधर से ये 1 - x हो जाएगा, तो दिस विल बी द 1 - x होल स्क्वायर। इक्वेट कर देना चाहिए। क्यों इक्वेट कर देना चाहिए? क्योंकि नल या न्यूट्रल पॉइंट पर रखे गए चार्ज पर नेट फोर्स 0 होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ई, क्या बच रहा है? बच रहा है 4/x², इधर बच रहा है 1/1 - x होल स्क्वायर। चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लीजिए और चाहिए तो रूट लेके एक ही लाइन में निपटा दीजिए। अगर हम रूट ले लेते तो क्वाड्रेटिक से हट जाते, 2/x इक्वल टू 1/1 - x, इधर आ जाता तो हो जाता 2 - 2x इज इक्वल टू x, 2 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। मीन्स इधर से 2/3 और इधर से 1/3 मीटर पर एक पॉइंट है जहां दोनों कोलम्बियन फोर्स काउंटर बैलेंस होंगे और कोलम्बियन फोर्स के काउंटर बैलेंस होते ही नेट फोर्स 0 हो जाएगा। दिस विल बी द नल आर न्यूट्रल पॉइंट। ये तो लाइक चार्जेस का आया है। अगर अनलाइक चार्जेस की बात करें, जैसे एक प्लस एक माइनस होता तो न्यूट्रल पॉइंट तब मिड में नहीं आता है, बाहर निकल जाता है। कैसे पता चलेगा बाहर निकल के किधर जाएगा? देखिए अगर मैं कहता दिस इज +4e एंड दिस इज -1e, तो यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 1 मीटर। अब अगर हम यहाँ रखेंगे एक प्रोटॉन को फ्री करेंगे तो माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस वाला रिपेल करेगा, तो दोनों से एक ही तरफ हो गए। प्रोटॉन रखेंगे तो ये माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला रिपेल करेगा, तो यहाँ जब चार्ज को रखेंगे तो वो तो चल देगा ना, तो ये नल आर न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। बाहर आइए, ज्वाइनिंग लाइन पर बाहर आइए, इधर यहाँ प्रोटॉन को रखिए तो +4e रिपेल करेगा, -1e खींचेगा, चांस है न्यूट्रल पॉइंट का। चांस है का क्या मतलब है? देखते हैं रुकेगा कि नहीं रुकेगा। दिख तो रहा है कम से कम अपोजिटली है, काउंटर बैलेंस हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम इधर ज्वाइनिंग लाइन पर इधर आ जाएं तो -1e वाला अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन यहाँ रखिए, फ्री फ्री रख दीजिए, तो -1e अट्रैक्ट करेगा और उसी टाइम पर +4e रिपेल करेगा। तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि ये भी न्यूट्रल पॉइंट का चांस बना रहा है।
इसका मतलब यहाँ तो दो दो न्यूट्रल पॉइंट दिख रहा है, तो दो नहीं होता है, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा यूनिक होता है। यूनिक का क्या मतलब है? मतलब है इनमें से एक ही कोई सही है और एक गड़बड़ है। तो जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर होता है, दोनों चार्ज की ज्वाइनिंग लाइन पर बाहर होता है। उधर वाला सही होता है जो वीक है। 4e और 1e, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिए, 4e और 1e में 1e वीक है, तो वीक की तरफ न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं। क्यों भाई? वीक है तो डिस्टेंस कम कर दिए, स्ट्रांग है तो डिस्टेंस बढ़ा दिए। यानी यहां अगर हम एक प्रोटॉन फ्री कर देंगे तो वो प्रोटॉन हैंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1e अट्रैक्ट करेगा और 4e उसी टाइम पर रिपेल करेगा। अगर 1e का अट्रैक्शन ऑन प्रोटॉन 4e का रिपल्सन ऑन प्रोटॉन से काउंटर बैलेंस हो गया, तो वो प्रोटॉन वहां हैंग हो जाएगा। मान लीजिए -1e से ये x डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है, तो अगर इससे x है तो ऑब्वियसली इससे कितना हो जाएगा? इससे हो जाएगा 1 + x। 1 + x। हेलो, हाँ सर, आ रहा। इनके और इनके बीच अगर फोर्स हम लिखेंगे तो वो फोर्स काउंटर बैलेंस होगा इनके और इनके बीच फोर्स से। ठीक है, तो जब अनलाइक होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर होता है और उस साइड होता है जो वीक चार्ज है। वीक के पास हम न्यूट्रल पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि वीक के पास होंगे तो स्ट्रांग वाले से दूर होंगे, स्ट्रांग वाले से दूर होंगे तो काउंटर बैलेंस होने का चांस ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास नल या न्यूट्रल पॉइंट को ढूंढने का मेथड ये है कि अगर लाइक चार्जेस है तो मिड में कहीं मान लीजिए, किसी एक तरफ से x मान लीजिएगा तो दूसरे तरफ से r - x, दोनों फोर्स निकाल लीजिएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। अगर अनलाइक सेट है चार्जेस के तो चार्जेस की ज्वाइनिंग लाइन पर बाहर निकल जाइएगा, उस साइड जाइएगा जिस साइड स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज इज मिनिमम, साइन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक कीजिएगा। 4e 1e, 1e वीक है, 1e की तरफ ले लिए। अब इनके बीच कुलाम्बियन लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 1e का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज अपान सेपरेशन दैट इज x²। इनके और इनके बीच का लिखेंगे तो 1/4πε0 ये वाला चार्ज इनटू यहाँ जो प्रोटॉन रखे हैं वो वाला चार्ज अपान बीच की सेपरेशन दैट इज 1 + x होल स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इक्वेटिंग 1 and 2 सॉल्विंग टू गेट द x, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू। इस तरीके से हम दो चार्जेस के लिए नल या न्यूट्रल पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। नल या न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब कुलाम्बियन फोर्स की वैल्यू जीरो आती है। मींस नल पॉइंट पर आने वाले चार्ज कभी भी मूव नहीं करते क्योंकि उन पर एफ नेट जीरो होता है। आ जाइए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब हम सिस्टम के किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालने जाएंगे तो वो हमेशा जीरो आएगा। बेनिफिट, अगर सिस्टम में सभी चार्जेस पर फोर्स जीरो आ जाए तो सिस्टम का कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा। सिस्टम का कोई भी चार्ज मूव ना करने का मतलब एक स्टेबल आर इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम ढूंढने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब हम किसी भी चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम ढूंढेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने कहा +4e and 1e, हम ढूंढना चाहते हैं कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। हमको कैसे पता चल रहा है? किसी एक चार्ज को फ्री करके देख लीजिए, अगर वो मूव कर सकता है या एक्टेड बाय अ फोर्स है तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे ही चार्ज फ्री होगा मूव कर जाएगा। तो देखिए अगर +1e को हम फ्री कर दें तो 4e से रिपेल होता हुआ हट जाएगा, +4e को फ्री कर दें तो +1e से रिपेल होता हुआ हट जाएगा। मतलब है कि दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब हम इनकी ज्वाइनिंग लाइन पर एक नल आर न्यूट्रल पॉइंट की बात कर सकते हैं। हमें पता है कि लाइक चार्जेस है तो बीच में कहीं आएगा नल आर न्यूट्रल पॉइंट से। नल आर न्यूट्रल पॉइंट इज दिस। यहाँ हम कोई भी चार्ज रख दें, हमने कैपिटल क्यू रखा तो पता है इनका और इनका कुलाम्बियन फोर्स, इनके और इनके कुलाम्बियन फोर्स से काउंटर बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो एन की पोजीशन पता चल जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो मान लेते हैं इक्वेट करा देते तो 1/4πε0 this into this upon this square is equal to
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस अपॉन दिस स्क्वायर, कट कूट के आता ये 4e अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर से x तो इधर से 1 माइनस x, और इधर से आता ये कट कूट के 1e अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर। अभी सॉल्व भी किए थे हम लोग, ठीक है, रूट ले लेते तो 2/x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आया था 2/3 आया था मीटर। इसका मतलब है 2/3 मीटर पर ये न्यूट्रल पॉइंट है और 1/3 पर ये। अब इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया ये है कि एक ऐसा यहाँ चार्ज असाइन कर दें कि जब हम किसी भी एक पर +4e या +1e पर एफनेट निकालने जाए तो वो 0 आ जाए। तो मान लेते हैं कैपिटल Q पर कैपिटल Q 1e पर कितना फोर्स लगा रहा है और 4e कितना लगा रहा है, अगर वो दोनों इक्वेट होके काउंटर बैलेंस हो जाते तो 1e हैंग हो जाता। अगर 1e हैंग हो जाएगा तो फिर हमें 4e को हैंग करने के लिए अलग से नहीं देखना होगा, सिस्टम के किसी एक पर एफनेट 0 होते ही किसी भी अदर चार्ज पर अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो एफनेट 0 हो जाएगा। सिस्टम में सिचुएटेड चार्जेस पर जब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो दे नॉट बिकम एबल टू मूव, ऐसे सिस्टम को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो फर्स्ट होता है न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ लीजिए, और सेकंड होता है न्यूट्रल पॉइंट पर एक चार्ज ऐसा असाइन कीजिए कि सिस्टम के किसी भी एक चार्ज पर जब हम नेट फोर्स निकालने जाए तो वो 0 हो जाए। चलिए 1e को फ्री करते हैं, 1e को फ्री करते हैं तो Q रिपेल करेगा, 4e भी रिपेल करेगा, इसका मतलब नहीं रुकेगा। लेकिन अगर Q को -Q कर लेते तो -Q प्लस 1e को अट्रैक्ट करता और उसी टाइम पर 4e 1e को रिपेल करता। अगर ये दोनों काउंटर बैलेंस हो जाए तो 1e हैंग हो जाएगा। नाउ अगर हम -Q का 1e पर अट्रैक्शन चेक कर लें और 4e का 1e पर रिपल्सन चेक करें, दोनों को इक्वेट करा दें तो हमें पता चल जाएगा। Q का साइन तो पता चल गया ना, Q पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि Q पॉजिटिव होगा तो 4e को सपोर्ट कर देगा, 1e रिपेल होता हुआ दूर चला जाएगा। तो अगर इसको निगेटिव कर देते तो अट्रैक्ट करने लगता, 4e के रिपल्सन को काउंटर बैलेंस करने में हेल्प करता। अब खाली यही बचा ना कि Q की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए Q और 1e का हम फोर्स अगर लिखें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू इनटू 1e की वैल्यू अपान बीच का डिस्टेंस, याद कीजिए बीच का डिस्टेंस ये 1/3 है, 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू इनके बीच का कुलाम्बियन फोर्स। इनके बीच का कुलाम्बियन फोर्स लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू 1e 4e इंटू 1e अपॉन दिस स्क्वायर इज वन स्क्वायर। इसको इक्वेट करा लिए, यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएगी। यानी स्टेप 1 न्यूट्रल पॉइंट ढूंढते हैं, न्यूट्रल पॉइंट पर एक चार्ज असाइन करते हैं, चार्ज की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि सिस्टम के किसी भी एक चार्ज पर जब हम एफनेट निकालने जाए तो उस एफनेट की वैल्यू 0 आ जाए। अगर ऐसा है तो सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज फोर्स रिजल्टेंट फोर्स गेन नहीं कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स गेन नहीं कर रहा है मतलब उस पर एफनेट की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर इसको इक्वेट करा ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1e 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1e, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 30, ये 9 ऊपर आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 9Q इज इक्वल टू 4e, यहाँ से Q की वैल्यू आ गई 4e/9 और साइन यहाँ से दिख रहा है नेगेटिव। यानी न्यूट्रल पॉइंट पे अगर हम -4/9e का चार्ज रख दें तो ना तो 1e और ना ही 4e कोई भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में दो बार हम फोर्स को इक्वेट करते हैं, एक बार नल या न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने के लिए फोर्स को इक्वेट करते हैं, और जब नल या न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है तो वहां कैपिटल Q रख लेते हैं, उसका साइन डिसाइड कर लेते हैं, और अब फिर सिस्टम के किसी एक चार्ज पर एफनेट निकालने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने में हमें Q की वैल्यू पता चल जाती है। ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब हम ये देखते हैं कि चार्जेस के बीच जो कुलाम्बियन फोर्स काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है।
जिस तरीके से मासेस के बीच ग्रेविटेशनल पुल काम करता था, वैसे चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करते हैं। और चार्जेस के बीच फोर्स को विजुलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। यानी हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हम ये कहते हैं कि चार्जेस कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम ट्रेस करते हैं सम लाइंस। जैसे सन अगर लाइट दे रहा है या बल्ब अगर लाइट दे रहा है तो हम उसके अराउंड कुछ लाइंस खींचते हैं, उन लाइंस को हम रेज कहते हैं। उन रेज से हम कहते हैं कि हमें लाइट एंड हीट मिल रही है। उसी तरीके से हम चार्ज के अराउंड कुछ लाइन से ट्रेस करते हैं, उन लाइंस के टर्म में हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात तो हर चार्ज के अराउंड एक जोन है जिसमें वो अदर चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, इस जोन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मास के अराउंड इस जोन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। मैग्नेट के अराउंड उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चार्ज के अराउंड उस जोन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि जोन इन विच अ चार्ज कैन इंटरैक्ट विद द अदर चार्ज और can gain or experience the electrical forces is called the electric field. चार्ज के अराउंड जोन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जिसमें वह अदर चार्ज को इंटरैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ट्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम लाइंस कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। कैसे ट्रेस करते हैं? एक टेस्ट चार्ज को फ्री कर दीजिए नियर अ चार्ज, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है उसके पास एक टेस्ट चार्ज को फ्री कर दीजिए। टेस्ट चार्ज क्या है? जैसे आइजैक न्यूटन ने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करने के लिए एक एप्पल का एग्जांपल दिया। दैट एप्पल वाज द टेस्ट मास। वो एप्पल को फ्री करते हर बार अर्थ से अट्रैक्ट होता, तो वो एप्पल जो था वाज द फ्री मास जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करके मूव करता था, और उसको देखकर हम प्रेडिक्ट करते थे कि क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक मैग्नेट के लिए कंपास इज द टेस्ट मैग्नेट। उसी तरीके से हर चार्ज बॉडी के लिए हमारे पास एक प्रोटॉन होगा कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। उसको हम फ्री करेंगे और जैसे ही फ्री करेंगे हम देखेंगे कि वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा। जो मूविंग ट्रैक ऑफ टेस्ट चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को जब हम कलेक्ट टुगेदर करते हैं तो विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम टोटल टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडीज होंगी। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, सेट ऑफ लाइक चार्जेस एंड सेट ऑफ अनलाइक चार्जेस। इसके अलावा कोई पांचवी पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी भी बॉडी में पॉजिटिवली होगा सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव, या कुछ ऐसे होगा कि पोलैरिटी इंड्यूस होगी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, पोलैरिटी इंड्यूस होगी, एक प्लस एक माइनस होगा। अब एक प्रोटॉन को लाके इसके पास रखिए, तो ये तो एक पॉइंट है, स्फेरिकल पॉइंट आप लेते हैं। चार्ज सभी छोटी चीज है, या चार्ज या मास पॉइंट में अगर जाए तो एक स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली है। अब कोई भी चार्ज अगर है उसके पास आप जैसे पॉजिटिव है, इसके पास प्रोटॉन रखेंगे तो ज्वाइनिंग लाइन पर प्रोटॉन को रिपेल करेगा। यानी कि यहाँ अगर एक प्रोटॉन रख जाए तो इस प्लस क्यू के साथ ज्वाइनिंग लाइन पर रिपल्सन फील करेगा। कहीं भी रख जाए तो प्रोटॉन रिपल्सन फील करेगा और रिपेल होता हुआ इंफिनिटी तक रन कर जाएगा। अगर सारी लाइनें खींच डालें तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और पर लाइन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या मतलब है? जब हम यहाँ प्रोटॉन को रखे तो वो प्रोटॉन इस लाइन पर मूव करता हुआ इंफिनिटी पे चला गया। ये जो एरो जनरेट हुआ है दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, अप टू इंफिनिटी होती है। अगर माइनस क्यू के पास हम प्रोटॉन को फ्री करना है तो हर बार वो प्रोटॉन अट्रैक्ट होके माइनस क्यू में कोलैप्स हो जाएगा। पर लाइन इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड बंच ऑफ लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम प्लस क्यू के पास प्रोटॉन को फ्री करें तो ये प्लस क्यू उस प्रोटॉन को ज्वाइनिंग लाइन पे रिपेल करके इस लाइन पर ले जाना चाहता था, उसी टाइम पर ये भी रिपेल कर रहा था ऐसे, तो थोड़ा कर्व्ड ट्रैक हो जाएगा। जो प्रोटॉन फ्री था वो इस ट्रैक पर मूव करता हुआ जाएगा, इसकी वजह से ऐसे जाना चाहता था, उसी टाइम पर ये ऐसे रिपेल कर रहा है, तो रिजल्टेंट पाथ विल बी दिस। कर्व्ड हो गया, ये स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था, यहाँ कर्व्ड ट्रैक आ गया। अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज को फ्री करें जो कि एक प्रोटॉन है, तो ये प्लस क्यू इस प्रोटॉन को इस ज्वाइनिंग लाइन पर रिपेल करने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम पर ये वाला उधर रिपेल करेगा, तो ये ऐसे आएगा। सारी लाइनें अगर खींच डाला है तो ये लाइनें आपको ऐसे मिलेंगी। यानी प्रोटॉन को जितनी बार फ्री किया गया होगा हर बार इन्हीं में से किसी एक लाइन पर मूव करके वो निकल गया होगा।
this, इस तरीके से। और अगर हम प्लस क्यू माइनस क्यू के पास प्रोटॉन को फ्री कराएं तो प्लस क्यू से दूर हटेगा और माइनस क्यू से अट्रैक्ट होता हुआ कोलैप्स हो जाएगा। प्लस क्यू से दूर हटेगा, माइनस क्यू में कोलैप्स हो जाएगा। प्लस क्यू से दूर हटेगा, माइनस क्यू से कोलैप्स हो जाएगा। अगर माइनस क्यू बहुत स्ट्रांग है तो जैसे ही रखेंगे वो माइनस क्यू में कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस क्यू बहुत स्ट्रांग है और हमने प्रोटॉन को फ्री किया तो रिपेल करा के इनको फार अपार्ट कर देगा। All these representation are the representation of electric field due to the various charges। अब इन लाइंस को खींचने से हमें क्या हेल्प मिली? इससे पता चल रहा है कि चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट जनरेट करें तो दैट टेंजेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन को बताती है। पॉजिटिव चार्ज रख के ही तो पाए हैं, तो अगर ये एरो जनरेट हुआ तो पॉजिटिव बता रहा है, मतलब अगर नेगेटिव आएगा तो चलेगा तो इसी लाइन पर, लेकिन एरो रिवर्ट हो जाएगी। मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो दैट टेंजेंट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रा करें तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि अगर यहाँ प्रोटॉन आएगा तो अलोंग दिस लाइन चलेगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो लाइन तो यही रहेगी लेकिन वो इस एरो के अगेंस्ट चलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज कैसे चलेगा? अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज चलेगा। यहाँ अगर हम प्रोटॉन को यहाँ फ्री करें तो वो इस पर चला है, और इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे तो ऐसे चलेगा। तो हम प्रोटॉन को फ्री करके जो लाइन खींच रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो यूज कर ले रहे हैं, सिर्फ एरो ही तो रिवर्ट हो रहा है। तो सारे डिस्कशन पॉजिटिव चार्ज को फ्री करके लिए गए, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। और जब नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट की बारी आई तो कहा गया कि जो एरो होगा उस एरो के अगेंस्ट आप नेगेटिव चार्ज को चला लीजिएगा। इस तरीके से चार्जेस के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक एरो से एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। मतलब अगर कहीं कोई चार्ज बॉडी होगा तो वहां हम एक चार्ज को फ्री करेंगे तो हमें एक एरो मिल जाएगा। अगर ऐसे मिल गया तो मतलब होगा यहाँ आने वाला प्रोटॉन इस लाइन पर मूव कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अपोजिट टू द लाइन मूव कर रहा है, ये मतलब होगा। अब मूव कर रहा है तो एक्टेड बाय फोर्स है, डूइंग अ वर्क है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल होता था। यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे में।